ओके, नाउ लिसन केयरफुली बेटा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 23 जुलाई और 24 जुलाई। 23 जुलाई का इंपॉर्टेंस ये है कि 23 जुलाई 1856 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पुणे के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जो भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडिया के एक महापुरुष हैं। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये जो शख्स हैं जिन्होंने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दूसरा, ये वही है जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत एक दुशाध्य बेलन है, जितनी जल्दी हो सके इसे उखाड़ फेंक देना चाहिए, अपने कंधे से इस भार को उतार देना चाहिए। स्वदेशी और स्वराज ये जो शब्द हैं, उसका राजनीतिक प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया और महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। गरम दल के कहलाते थे, एक्सट्रीमिस्ट कहलाते थे। ये वही हैं जो खुदीराम बोस के हीरो बना करके अपने अखबार मरहट्ठा में कॉलम लिखा। इस कॉलम के लिखने की वजह से उन्हें जो है 6 वर्ष का जेल दिया गया। ठीक है, एंटी मतलब सेडेशन एक्ट में, सेडेशन एक्ट में जेल दिया। और 14 में यानी 1908 से 1914 तक जेल में रहे और जेल से निकले। फिर इन्होंने क्या किया आपको भी मालूम है, होम रूल की स्थापना की। जब ये जनाब मृत्यु को प्राप्त हुए तो इनके जनाजे में 20 लाख से ज्यादा लोग शरीक हुए थे। ये है बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल की तिकड़ी, महाराष्ट्र के शेर। चलिए देखते हैं आगे, बात भी और भी है इनके लिए, लेकिन फिलहाल तो 23 जुलाई में ये। अब आइए आगे, हम 23 जुलाई की बात को आगे बढ़ाएं और ध्यान से सुनिए। आपके 23 जुलाई के अखबार में जो न्यूज आया उससे हमारा क्या न्यूज बना। हमारे संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू, तेलंगाना से रिलेटेड, ये भारत के लाल, गलवान में 20 शहीदों के साथ एक शहीद। यानी गलवान में जो झड़प हुआ था, उस झड़प में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए और चीन के हमने 35 या 45 जवानों को भी मौत के घाट उतारा और 20-25 की ऐसी गर्दनें तोड़ी कि उसकी गर्दन अब झुकी ही रहेगी। ऐसे वीर जवानों में एक हुए हमारे संतोष बाबू, कर्नल रैंक पर थे। कॉलोनल लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, कर्नल रैंक पर थे। और इनकी जो विधवा हुई, उनका नाम भी बड़ा अच्छा है, संतोषी। उसको तेलंगाना की सरकार चंद्रशेखर राव ने अपने हाथों से उन्हें भेंट किया डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट। तो वो डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट के तौर पे जानी जाएंगी। फिर इन्हें जो हैदराबाद में बंजारा हिल वीआईपी एरिया है, जैसे रायसीना हिल्स वैसे बंजारा हिल्स, उन बंजारा हिल्स में एक प्लॉट दिया गया है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। तो उस 20 करोड़ रुपए की प्लॉट उनकी अपनी निजी होगी, प्लस वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे हुई। ये कंपनसेशन देने की कोशिश की गई है, काबिल तारीफ है, नो डाउट। उनका सेक्रीफाइस महान है। तो ये हमारे संतोष बाबू और ये संतोषी हुई जो डिप्टी कलेक्टर के रूप में जानी जाएंगे, वही लिखा हूं। चलिए, दूसरा है फेस्टिवल, क्विल्ट फेस्टिवल। बेटा नट्टर संकोटई नाम का तमिलनाडु में एक जगह है जहां प्रत्येक वर्ष क्विल्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में दूर दराज के लोग, विदेशी भी आते हैं। इस बार इसे ऑनलाइन मनाया जाएगा बिकॉज ऑफ कोरोना। नेक्स्ट, तो इसे क्विल्ट फेस्टिवल को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, पर गलवान के संतोषी जो हुई उनको क्या रैंक मिला ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड के लिए चलिए। इंडियन ओरिजिन नर्स गेट अवॉर्डेड एट सिंगापुर बाय सिंगापुर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अवार्ड, नेम काला नारायण सामी। काला नारायण सामी हमारे भारतीय मूल की एक नर्स महिला हैं जो सिंगापुर में पोस्टेड हैं और सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट अवार्ड हैं, इनके साथ साथ ऐसे 10-20 लोगों को ये अवार्ड मिला है। कोविड के दौरान इस नर्स ने बहुत अच्छी भूमिका
निभाई है हेल्थ सर्विस के सेक्टर में, इसलिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के तहत उन्हें $10,000 का जो है राशि भी मिली है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, LIC होम लोन जो फिनेंस किया है 6.9 पे, LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अगर कोई लोन लेना चाहता है तो 6.9% इंटरेस्ट रेट एनुअल पे होम लोन लिया जा सकता है, पर ये रेट 50 लाख रुपए तक के लिए ही रहेगा। 50 लाख, तो ये याद रखना है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, होम लोन का नेम है गृह वृष्ठा। गृह वृष्ठा, दैट इज द नेम ऑफ होम लोन, जिसमें 6.9 के हिसाब से दिया जाएगा और ये 50 लाख तक के लोन के लिए है। पर इसे चुकाने की पीरियड क्या होगी? पीरियड ऑफ द लोन एज, तो याद रखिएगा लोन एज के लिए दिया है या तो 30 इयर्स या 80 एज। मान लीजिए कि मैं 60 का हूं और मैं अब लोन लेता हूं, तो मुझे 20 साल के अंदर ही लोन चुकता करना पड़ेगा टिल 80। मान लीजिए कि मैं 40 साल का हूं लेता हूं, तो मुझे 30 वर्ष में चुकता करना, यानी जब मेरा एज 70 होगा, तो या तो एज 80 हो जाए या फिर 30 इयर्स, जो पहले कंप्लीट होगा उसके हिसाब से देख करके उसे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है बिहार में मधुबनी में रेमंत कुमार हैं, मिश्रा जी हैं, रेमंत कुमार मिश्रा। ये जो है कंसीडर्ड नोन मास्क मैन ऑफ बिहार। ये मधुबनी कला से डेकोरेटेड मास्क बना रहे हैं बड़े पैमाने पर, इनका बहुत डिमांड है और ये रेमंत कुमार मिश्रा को आज बिहार में मास्क मैन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। अब आगे यूपीआई से किस्त भुगतान की सुविधा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है यूपीआई के थ्रू अब ईएमआई, बिजली बिल, रेल टिकट, मेट्रो का टिकट, पीवीआर में पिक्चर देखना, ऑनलाइन चीज़ें खरीदना, ऑनलाइन बुकिंग करना, इन सब को लेकर के एक यूपीआई को ये फैसिलिटीज दे दी कि अब इसके थ्रू आप इस तरह के पेमेंट भी कर सकेंगे। तो यूपीआई से किस्त भुगतान की सुविधा मिल गई है, आप अपने लोन का किस्त भी दे सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं, उसने इसे मंजूरी दे दी और ये चल पड़ा। इसमें सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ये सब चीज़ें हैं, दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर प्राइस पर केजी, यानी चांदी की कीमत पर किलो क्या है? 60,400 रुपये। कब की बात कर रहा हूं मैं? 22 जुलाई को, तब ना 23 जुलाई को अखबार में आया। तो 22 जुलाई को सिल्वर का प्राइस क्या था बेटा? 60,400 रुपये। यानी कि प्राइस कहाँ 38,000 पे चल रहा था, बढ़ते बढ़ते कोरोना के पीरियड में 60,000 पे आया और 78,000 रुपये पे पहुंचेगा जब आगे पढ़ाऊंगा। और गोल्ड जहां पर 43, 44, 45 के आसपास चल रहा था, वो बढ़ करके 58,000 समथिंग पे आया और उसके बाद फिर डाउन होकर अभी 54,000 के आसपास, 54,500 पे है। याद करिए 15 दिन पहले मैंने आपसे कहा था इसी करंट अफेयर्स की क्लास में कि गोल्ड जो है 53, 54, 55,000 से लेके ये 58,000, 59,000, 60,000, 57,000 तक जाएगा। उसके बाद वो गिर करके क्या हो जाएगा? स्थिति आ जाएगी कि 49 से 52,000 के बीच में रहेगा। अब देखिए 58 को पार करने के बाद 3,500 नीचे आ गई है और 54.5 पे है और ये अब गिरने के आसार शुरू हो गए हैं। समझ आई बात? ध्यान में रखिएगा। अब आगे आइए, अगला है आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन एक संगठन है। इस संगठन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि बैंक के कर्मचारियों का वेतन 15% बढ़ाया जाए। 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन की तरह प्रत्येक 10 वर्ष पर बैंकों का कोई पे कमीशन नहीं है। बैंक को एक सेमी गवर्नमेंट के रूप में देखा जाता है। यहाँ वेतन कम होता है अगर कंपेयर करें अदर तो वेतन को लेकर के ये 2-3 साल से माहौल बना रहे थे और फाइनली इन्होंने 1-2 दिन का स्ट्राइक रखा और
इंडियन बैंक एसोसिएशन से, आईबीए से रिलेटेड जितने भी बैंक हैं, लगभग 19 बैंक काम करते हैं। अब तो मर्ज हो गया तो 9 या 10 बैंक काम करेगा। अगर इसको देखें तो इन बैंकों के संदर्भ में ये लोग एक हो गए, यूनाइट हो गए। वेतन की बात की तो इंडियन बैंक एसोसिएशन की मैनेजमेंट बॉडी ने ये मान लिया कि चलिए आपके वेतन को 15% बढ़ाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर है। अब नेक्स्ट की ओर बात करें, ICICI Lombard signed with digital payment app PhonePe to declare state guard safeguard insurance to cover claim within 2 minutes। देखिए, ICICI एक बैंक है, उसके ICICI का हेल्थ इंश्योरेंस भी है और ICICI का लोम्बार्ड करके व्हीकल्स का जनरल इंश्योरेंस भी करती है। तो ICICI लोम्बार्ड एक कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। इस कंपनी को जब क्लेम आता है कि भाई मेरे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, घर जल गया, मकान जल गया, गोदाम जल गया, तो क्लेम को क्लैरिफाई करने के लिए जो टाइम लेता है 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 3 दिन, अब उसने क्या है, फोन पे से कनेक्ट कर लिया है। अब 2 मिनट के अंदर वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा चला जाएगा। भले 7 दिन लग जाए, पर पैसा जाने के प्रोसेस 2 मिनट काफी है, पे फोन के थ्रू। ठीक है ना, पेटीएम के थ्रू नहीं, पे फोन के थ्रू। अब आइए, अगला है आईटी कंपनी इंफोसिस चेयरमैन नंदन नीलेकनी डिक्लेयर्ड ए प्रपोजल ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म सो दैट डेमोक्रेसी कैन डेवलप इन लोन मार्केट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आए दिन आप शेडो बैंकर में फंस जाते हैं। गांव के किसी महाजन से अनरजिस्टर्ड जो सूद का कारोबार, इंटरेस्ट का कारोबार करने वाले लोग होते हैं, जो आरबीआई के दिशा निर्देशों से संचालित नहीं होते, उन्हें शैडो बैंकर कहा जाता है, लोकल महाजन कहा जाता है। कोई 3%, कोई 5%, कोई 12%, कोई 22%, कोई 27%, कोई 35%, अलग अलग तरीके से लेता है पैसा, शोषण करता है। कोई जनरल इंटरेस्ट, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट तक ले लेता है। इस तरह से बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। आए दिन आप फेसबुक पर अलग अलग सोशल साइट पर देखते हैं, अरे मेरे दोस्त लोग नैनीताल जा रहे थे, मुझे नैनीताल जाने के लिए बाध्य कर दिया, पर मैं तो सीपी में था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो दोस्त ने कहा, अरे यार मैंने तो फलाने ऐप से डाउनलोड करो और 2 मिनट में तुमको रिकवरी हो जाएगी, 50,000 रुपया जब चाहो तब ले लो, चल लो। तो मैंने डाउनलोड किया, मेरे खाते में पैसे और फिर मैं नैनीताल घूम आया। यानी 2 मिनट में आपको लोन मिल रहा है, पर्सनल लोन 50,000 तक। जरा गौर समझिए। तो ये जो चीजें हैं 20% पे, 18% पे, ये उज्जीवन जो फिनेंस बैंकिंग है, स्मॉल बैंक्स उज्जीवन, ये गली मोहल्ले में घूम घूम के इनके जो एजेंट होते हैं, ऐसी मूढ़ महिलाओं को फंसा लेते हैं कि आप जब चाहे 15,000, 20,000, 35,000 लोन ले सकते हैं। मेंबरशिप कर लीजिए, कम से कम 10 औरतें एक होनी चाहिए। 10 औरतों को फंसा दिया, और औरतों में मिडिल क्लास की औरतें क्या, अरे भाई अपना लोन हो जाएगा, हस्बैंड सधाएगा या वो अपने सधाएंगे या जो भी, तो ले लिया। और अभी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका ये 35,000 का लोन 4.5 साल हो गया, नहीं वापस किया गया है, और इंटरेस्ट रेट 27% चल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को वो ठगते हैं। ऐसे ही उसकी तारा सिंह है जनाब, तारा सिंह ऐसे ही लोगों को ठगे थे। तो ये उज्जीवन, जितने स्मॉल फाइनेंस है, असूस है, उज्जीवन है, ये सब बड़े खतरनाक हैं, बच के रहिएगा। अब तो मैंने सोचा है कि क्रेडिट कार्ड और जो भी है क्रेडिट कार्ड, सब का पैसा चुकाने के बाद डैमेज करके लो भैया अपनी लपुटी कमलिया। क्योंकि तनाव क्यों लें, पैसा होगा चीज़ खरीदेंगे, नहीं होगा राम सलाम। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये बहुत चीज़ें हैं, गड़बड़ हो गया। चलिए बाय द वे, अब आगे नंदन नीलेकनी ने ये कहा कि जहां तहां जिस तरह से लोन को लेकर के एक्सप्लॉयटेशन चलता है, फेयर मार्केट नहीं है, सबका रेट अलग अलग है, एक्सप्लॉयटेशन टू मच है, तो एक ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल हो जहां पर तमाम जो लोग हैं अपना लोन के सिस्टम को लाकर प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। कहते हैं ना, policy.com पे जाइए, डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर करिए, जो आपके लिए ठीक लगे वो लीजिए। तो ऐसी एक प्लेटफॉर्म हो जहां ऑनलाइन थ्रू से आप जो है लोन के लिए आ सकते हैं। लोन मार्केट, ऑनलाइन लोन मार्केट हो। नंदन नीलेकनी फाउंडर कम चेयरमैन ऑफ द इंफोसिस टेक्नोलॉजी के हैं, मायने रखिएगा। और अच्छी बात है
ये होना चाहिए भारत। अब है नीलेकनी, नोन आर्किटेक्ट ऑफ आधार कार्ड। ये नंदन नीलेकनी ही है जो आधार कार्ड के क्या वास्तुकार आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में आधार कार्ड बना था। RIL, Reliance Industry Limited, based on market capitalization, its capital increased to cross 13 lakh crore rupees, 13.17 lakh crore. I mean 176.4 अरब डॉलर। 13 लाख को पार करते ही ये क्या हो गए, छठे से पांचवें नंबर के अमीर हो गए। जब ये 14 लाख को पार करेगा और ये 80.2 पर आए 82.5 पर आएंगे, तब दुनिया के चौथे अमीर हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब आइए स्पोर्ट्स। जानते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे एक एजेंसी है WADA, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो पूरी दुनिया में इससे जुड़े रजिस्टर्ड कंट्रीज और गेम्स के खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट देखते हैं कि कोई नशा तो नहीं कर रहा, शक्तिवर्धक एक्स्ट्रा प्रोहिबिटेड टैबलेट गोली सिरप तो नहीं लिया, गलत तरीके से कंपटीशन तो नहीं दे रहा है, शरीर भी इससे जाता है खराब, और गलत तरीके से आप आर्टिफिशियली आपने अवार्ड जीत लिया, मेडल जीत लिया जो गलत है। तो ये चीज़ों को देखा जाता है। तो वाडा ने जो है भारत की जो डोपिंग एजेंसी है, जिसको आप और हम कहते हैं नेशनल डोप टेस्ट लैब, NDTL, नेशनल, ठीक है, डोप टेस्ट लैब, तो इसे जो है भंग कर दिया, मतलब डिसॉल्व कर दिया, यानी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, मान्यता खत्म कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। ये ध्यान रखिए। अब आइए, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा NDTL, ये क्या नहीं कर पा रहा है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ डोपिंग एजेंसी का रूल रेगुलेशन इक्विपमेंट्स होता है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब आइए मिलिट्री के ऊपर। देखिए बेटा, आजकल एक नाम सुनते होंगे, कमांड, थिएटर कमांड, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। देखिए, एक ट्रेडिशनल क्या होता है, वायुसेना, जल सेना, स्थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, फिर पैरामिलिट्री, और ये लड़ते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट हो जाता है युद्ध के समय। लेकिन एक कॉन्सेप्ट उभर के आया, कमांड। तो कमांड तो हमारे पास 13-14 है, अंडमान में भी, निकोबार में भी कमांड है, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, मध्य कमांड, ऐसे कमांड है, सब क्या होते हैं। कमांड से आगे बढ़ के एक कॉन्सेप्ट आया, थिएटर कमांड। थिएटर कमांड का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से युद्ध लड़ा जाए, चक्रव्यूह तैयार किया जाए। युद्ध में दुश्मन को फंसाने के लिए हमेशा एक चक्रव्यूह तैयार किया जाए, किस एरिया में क्या है, जलवायु कैसी है, कैसा लैंड स्केप है, कौन सा सिचुएशन में कब क्या किया जाता है, कौन कौन से हथियार हैं, दुश्मन का क्या इरादा है, उसके हिसाब से अपना एक थिएटर कमांड बनाओ, यानी एक चक्रव्यूह बनाओ जिसमें दुश्मन को फंसा कर हराया जा सके। इस तरह का कॉन्सेप्ट आया, कहलाया थिएटर कमांड, जिसमें सेना के तीनों अंग मिल करके काम करते हैं, और यही तीनों अंग मिल करके काम करते हैं, और टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो सैटेलाइट डिपार्टमेंट है, जो स्पेस डिपार्टमेंट, वो सब मिल जाते हैं। तो क्या होता है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अब मान लीजिए हमारी तीनों सेनाएं हैं, DRDO है हमारा, रॉ है हमारे पास, निया है हमारे पास, IB है हमारे पास, ये सब मिल करके किसका क्या ड्यूटी है, कब कैसे क्या करेगा, कैसे संदेश आएगा, कैसे, ये सब कुछ। अब बताइए, जो नौसेना का शिप है, ठीक है, बोट है, वो हम उतारते हैं कहाँ, पेंगोंग लेक में। नौसेना का जो जहाज उड़ने वाला है वो हम वहाँ पर झील के ऊपर उतारते हैं। ऐसे ढेर सारी चीज़ें। तो ये बताता है कि इंटीग्रेटेड, एकीकृत थिएटर कमांड एक नया कॉन्सेप्ट है मिलिट्री में, जिसमें मिलिट्री के तीनों विंग्स, इसके अलावे जो है स्पेशल विंग्स, टेक्नोलॉजिकल विंग्स, एडवांस विंग्स, इसके अलावे स्पेस सैटेलाइट से भी तो आजकल सारी सूचनाएं मिलती हैं। तो ये सब मिल करके जो काम करते हैं उसको कहते हैं थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अमेरिका के पास 11 थिएटर कमांड हैं। इसी थिएटर कमांड के दम पर उसने ओसामा बिन लादेन का हिसाब लगा दिया,
नौसेना भी थी ऑपरेशन सील के तहत, और एयरफोर्स भी थी, और मिलिट्री, तीनों मिल करके काम किया। तो ये चीज़ है। तो थिएटर कमांड अमेरिका के पास 11 है, चाइना के पास 5 है। वेस्टर्न थिएटर कमांड जो चाइना का है वो हमें LAC पर तैनात करके रखा है, जिसमें लगभग 2 लाख फौज है। याद रखिएगा, उसका जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है जिसमें 2 लाख फौज है, तीनों सेनाएं वहां मिली हुई है उसकी, और यही हमारे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के बॉर्डर को देखती है वो अपनी तरफ से। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ठीक है, तो इसका जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है जो नाम है वह LAC पर है, और LAC का मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में बात होती है। पॉइंट क्लियर, याद रखिए। तो ये अब है इंडिया गोइंग टू सेटअप 3 थिएटर कमांड्स। भारत में 3 थिएटर कमांड्स क्या करने जा रहा है, स्टैब्लिश करने जा रहा है। फर्स्ट विद पाक बॉर्डर, एक पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ थिएटर कमांड बनाएंगे, एक चाइना बॉर्डर के साथ बनाएंगे, और एक हमारा जो समंदर का एरिया उधर बनाएंगे। कहने का मतलब वेस्टर्न थिएटर कमांड हमारा काम करेगा पाकिस्तान के लिए, नॉर्दर्न थिएटर कमांड काम करेगा चीन के लिए, और साउदर्न सी थिएटर कमांड काम करेगा समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए। 3 बनाए हैं, ये याद रखिए। फिलहाल जो है थर्ड फॉर द इंडिया सी सिक्योरिटी के लिए। थिएटर कमांड सेना के सभी अंगों से मिलकर बनता है, यह युद्ध काल में एक चक्रव्यूह का काम करता है। अचूक वॉर यानी कि जो है परफेक्शन ऑफ वॉर जो है और भी मजबूत हो जाता है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 2001 इंटीग्रेटेड कमांड बनाई गई थी, जब कारगिल लड़ने के बाद हमें लगा कि नहीं ये काम जरूरी है। फिर है इंडिया हैज सिंगल सर्विस कमांड, टोटल 17 कमांड, स्मॉलेस्ट इज अंडमान एंड निकोबार, 7 एयरफोर्स, 3 नेवी। मैंने क्या कहा, भारत के पास फिलहाल अभी थिएटर कमांड बनाना है। 2001 में हमने बनाया, लेकिन सिंगल कमांड, और ऐसे 17 कमांड है अलग अलग एरिया में। 17 में से जो स्मॉलेस्ट है वो है अंडमान निकोबार, वो 17वां भी है। और हम देखें तो 7 एयरफोर्स का कमांड है हमारा, 3 नेवी का है, तो 7 और 3 10, और 1 अंडमान निकोबार 11 हो गए। इन दैट इज रेस्ट ऑफ किसके पास चला गया, तो आर्मी के पास चला गया कमांड। नोट, इन 2003 स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड रिलेटेड विद द न्यूक्लियस आर्म्स मैनेजमेंट, तो 18th मतलब जो एक हमारा कमांड है वो जो 17वां कमांड है वो न्यूक्लियर वेपन्स का कमांड है। न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारा एटम बम है उस पर काम करता है। ठीक है, तो 17 है, 17 में एक न्यूक्लियस है, एक अंडमान निकोबार है, बच गए कितने, 15। 15 में से आप 7 दे दीजिए एयरफोर्स को, बच गए कितने, 8। 3 दे दीजिए नेवी को, बच गए कितने, 5। तो आर्मी के पास कितने हैं, 5 कमांड है। ऐसे याद रखिए। अमेरिका ने चीनी वाणिज्य दूतावास कमर्शियल कंसुलेट ह्यूस्टन स्थित 72 घंटे के अंदर बंद करने की चेतावनी दी। सिंपल है, सबको पता है। अमेरिका को सारे खोज खबर लेने के बाद ये पता चला है कि जो चीन के कुछ मिलिट्रीज ऑफिसर्स हैं, PLA नहीं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऑफिसर्स, वो भेष बदलकर, नाम बदलकर, सोच बदलकर अमेरिका के डिफरेंट संस्थानों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, आते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, दूतावासों में रहते हैं, और पूरी खुफिया तंत्र बना करके अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं स्ट्रेटजिक, उसका पेटेंट चुराती है, उसके प्रोसेस चुराती है, इसके अलावा खुफिया गिरी करती है और बहुत सारे डाटा चुराती है। और ये इसमें दूतावास जो है, कमर्शियल दूतावास यानी कमर्शियल कॉन्सुलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास खूब काम कर रही है। तो ह्यूस्टन शहर जहाँ पे हाउडी मोदी कार्यक्रम चला था, वही ह्यूस्टन शहर में जो चाइना का दूतावास है, वाणिज्य दूतावास या महावाणिज्य, उसको 72 घंटे के अंदर बंद करने की इजाज़त दे दी, और वो बंद किया और लेके चले गए, बाकी को सील कर लिया है। ये इसको देखते हुए चाइना ने भी जो है, जो यहाँ दूतावास था चाइना में अमेरिका का, उसको भी कहा कि बंद करो, तो संघाई से उसको भी कह दिया कि आप जाइए वापस, तो ये भी अपना बंद किया। अब आइए, जब कोई ट्यूटर के माध्यम से डिप्लोमेटिक वर्क्स हम करते हैं, जब हम ट्यूटर के माध्यम से डिप्लोमेटिक वर्क्स करते हैं, तो उसे आजकल एक नाम मिल गया है, ट्वीपोलोमेसी। डिप्लोमेसी, ट्विटर का ट्वी लगा दीजिए, ट्वी
डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी मतलब थ्रू ट्विटर। आजकल सोशल मीडिया के तहत ही बहुत सारा काम होता है, तो इसको नाम मिल गया है। डिफेंस, हमारा एक एंटी टैंक मिसाइल है नाग। एंटी टैंक मिसाइल क्या है? नाग, जो हम सरफेस से भी छोड़ते हैं और एयर से सरफेस भी छोड़ते हैं। अब न्यू नेम इसका दे दिया ध्रुवास्त्र। इसका एक नया वर्जन है। हमारा एंटी टैंक मिसाइल नाग जो है, जो 50 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेंज लेती है, उसका एक नया वर्जन लेके हम आए और उसका नाम दिया ध्रुवास्त्र। हमारा जो एक बैटल हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसका नाम ध्रुव है, ध्रुव में उसे हमने इक्विप्ड कर दिया है और ध्रुव हेलीकॉप्टर से भी ये मिसाइल छोड़ा जा सकता है, एंटी टैंक। तो इसलिए इसको ध्रुव का ये अस्त्र हो गया, तो हमने उसके नाम दे दिया ध्रुवास्त्र। सो द एंटी टैंक मिसाइल नाग हैज अनदर वर्जन दैट्स नेम इज ध्रुवास्त्र दैट कैन, ठीक है, गो थ्रू ध्रुव हेलीकॉप्टर। चलिए, अब अगला है नोन एज शूट एंड फॉरगेट। यानी का मतलब है नाग जो है मिसाइल, उसे शूट एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, यानी मरना तो ठीक है। इसको ऐसे समझिए, रे सुल्तान, वो सलमान खान का मूवी था ना, उसको मालूम है जो पछाड़ अब मारा है अब वो उठ नहीं पाएगा। रे सुल्तान, पछाड़ा और चल दिया, मतलब अब ये नहीं उठेगा, 10 क्या 20 गिनती कर लो। दैट इज द वे ऑफ कॉन्फिडेंस, वे ऑफ कॉन्फिडेंस। 2019 का लोकसभा इलेक्शन, मोदी जी ने सारा इलेक्शन किया। रिजल्ट आने से पहले चादर ओढ़ा, चले गए केदारनाथ और गुफा में अपना 24 घंटे के लिए आराम। रे सुल्तान, समझ में आई बात? ये कॉन्फिडेंस का लेवल होता है। मालूम है, पटकनी दे के आया हूं, 46 सीट से ऊपर जाने नहीं दूंगा, पटकनी दे के आया। ये कॉन्फिडेंस होता है। बेटा ऐसे पढ़िए कि जब एग्जाम दे के बाहर आइए तो आपकी आंखों को पढ़ के कोई कह सकता है और खुद अपनी मुस्कुराहटों के सिकन से समझ सकते हैं रिजल्ट मेरा आने वाला है। ये होना चाहिए, बस भ्रष्टाचार नहीं हो। ये एक बड़ी बीमारी है हमारे देश। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया, चेकर भी बोलेगा भैया क्या लिखा है। 150 क्वेश्चन है तो 145, 140 ऐसे मार के आइए। 100 है तो 80 प्लस पे जाइए कि छांटते छांटते भी उसका दम घुट जाए, भैया इसको नहीं छांट सकते। तो ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो मैंने कहा अब आगे चले। लोनार लेक जो है, ध्यान दीजिएगा, लोनार लेक का आपने करीब 2.5 महीने 3 महीने पहले देखा कि लोनार लेक जो एक मिट्योर्स लेक है, उल्का पिंड से बने गड्ढे में बने झील है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोनार लेक जो उल्का पिंड निर्मित है, यानी कि मेटियोर्स लेक है, जो एक राउंड शेप में आता है, ओवल शेप कह लीजिए, जहां का पानी अचानक एकदम मिल्क शेक बनाते हैं ना, रूह आफजा, तो एकदम रूह आफजा यानी पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। बड़ा जांच हुआ, 1.5 महीने के बाद रिपोर्ट आया कि इसके पीछे का रीजन जो है एक खास बैक्टीरिया है। जब वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है तो पानी का कलर ऐसे पिंकिश हो जाता है। हेलो एर्किया, दैट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया। याद रखिएगा, द कॉज बिहाइंड water convert into pink color was a bacteria named Haloarchaea bacteria that find in salt water that product pink color, proved by Agarkar Research Center, Pune, not Dunalila algae। डूनालीला एक शैवाल है। पहले लगा कि ये डूनालीला एल्गी से ये कन्वर्ट हुआ होगा कलर, लेकिन बाद में पता चला ना है, हेलो आर्किया।
ठीक है, हेलो एर्किया इज बैक्टीरिया दैट कॉज बिहाइंड द वाटर कलर्स कन्वर्ट इनटू पिंक ऑफ लोनार लेक डिस्ट्रिक्ट, बुल्ढाना, महाराष्ट्र. Meteors. Clear? There is a single lake of meteors made, that is actually Berlin going to organize live concert of on 22nd August to find out itself that is it possible to spread COVID-19. जर्मनी के कुछ संगठन ने बर्लिन में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रही है जिसमें सभी लोग 1000-2000 लोग होंगे, बंद जगह पे होंगे, नृत्य संगीत करेंगे, म्यूजिक कंसर्ट करेंगे, पब वाला काम करेंगे और एक पर्टिकुलर चीज रख दिया जाएगा मेटल का जिसको सबको टच करना है और ये देखा जाएगा क्या इन सबको कोविड फैला कि नहीं. 14 दिन के बाद उसको जांच होगा कोविड फैला कि नहीं फैला. देखा जाएगा ना कि इसकी मिस्ट्री क्या है. इसके लिए 22 अगस्त को Mukesh Ambani, Reliance Industry Limited, become fifth richest in the world to lag behind Warren Buffett with $74.6 billion based on market capitalization real time gross. बताया ना ये भी 4 पे पहुंचेगा. ठीक है, 4 पे 8 तारीख को 4 पे 9 तारीख को 4 पे पहुंच जाएगा. कहने का मतलब ये है मुकेश अंबानी अब दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन. उनकी कंपनी के तमाम कंपनियों के तमाम शेयर्स की जो वैल्यूज बढ़ी है पर शेयर वैल्यूज उस टोटल वैल्यूज ऑफ शेयर यानी पर शेयर्स वैल्यूज इंक्लूडेड सॉरी the total number of shares included by their price is called the market capitalization. In that regards, it is booming day by day. So it has become the he has become the fifth richest in the world. मुकेश अंबानी. तारीख याद रखिए. तो जैसे सोना का दाम बढ़ रहा है वैसे मुकेश अंबानी चढ़ रहा है. जैसे जैसे भूकंप आया वैसे वैसे जियो में इन्वेस्टर्स आए. चलिए अब तो अरमाको जिसमें 73% की कमी आ गई है शेयर वैल्यूज में, जो सऊदी अरब का पेट्रोलियम कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंपनी है, वो अरमाको भी अब विचार कर रहा है 4 महीने से कि हम भी रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स को परचेज कर ले, स्टेक्स ले ले. बात चल रही है, बहुत जल्दी होगी. अगेन अब है बेटा 23 जुलाई 1881 इंटरनेशनल जिम्नास्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन, वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन, हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड. दुनिया में सबसे पहले किसी खेल के लिए संघ की स्थापना हुई तो जिम्नास्ट के खेल के लिए इसकी स्थापना हुई और 1881 के 23 जुलाई को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो था लुसाने, स्विट्जरलैंड. लुसाने बहुत ब्यूटीफुल शहर है स्विट्जरलैंड. ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो नेशनल लैंग्वेज नेशनल सॉन्ग है वो 4 अलग अलग भाषाओं में गाए जाते हैं. चलिए अब आते हैं लुसाने की बात हो गई. याद रखना है आपको क्या, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स दुनिया का सबसे पुराना किसी स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन का. जैसे कहते हैं ना ओलंपिक, आईओसी, फीफा, कहते हैं ना एशियाड, उन सब में सबसे पुराना यही है 1881. नो डाउट. क्यों? क्योंकि 1896 में आएगा ना मॉडर्न ओलंपिक. अगला है सेरोलॉजी सीरम टेस्ट. ब्लड सीरम को टेस्ट करता है. टेक फ्रॉम कम्युनिटी टू फाइंड एंटीबॉडी इन द कम्युनिटी. सेरोलॉजी जो टेस्ट होता है वो कम्युनिटी में डिफरेंट कम्युनिटीज में जाके उस एरिया में 50, 100, 200 को ले लेता है और फाइंड करता है कि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हुआ है कि नहीं कोरोना को लेके या किसी बीमारी को लेके. इसको सेरोलॉजी टेस्ट कहते हैं. ठीक है, सीरम टेस्ट हुआ, ब्लड सीरम का टेस्ट हुआ. चलिए 23 जुलाई 1856 बता दिया था, बाल गंगाधर तिलक. I would like to be say 23 जुलाई 1906. 23 जुलाई 1906, मात्र 1906. क्या? बर्थ ऑफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी. डेथ 27 फरवरी 1931, सिर्फ 25 साल की उम्र में. ठीक है, और जानते हैं चंद्रशेखर आजाद यानी चंद्रशेखर तिवारी. ठीक है, जो जन्म लिए और ये जन्म लेने के बाद आप भी जानते हैं क्रांतिकारी थे और इन्हें हम रेवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, गर्मपंथी कहते हैं.
और ये क्रांतिकारी विचारधारा के हुए। 1928 में इन्होंने इलाहाबाद में, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा स्थापित हिप्रस, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन को, जिस पर अंग्रेजों ने काकोरी कांड को लेकर 1925 में बैन लगा दिया था, इस 1924 स्थापित हिप्रस का इन्होंने पुनर्गठन 1928 में इलाहाबाद में किया और नाम दे दिया हिस्प्रस, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। और इनके बंदे ने क्या काम किया मालूम है कि नहीं? लेजिस्लेटिव काउंसिल के धारा सभा में बॉम्ब फेंका था अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, इन्हीं के लोगों ने क्या किया था? सैंडर्स की हत्या, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, सैंडर्स की हत्या की थी। याद रखिएगा सब। अब इनकी तलाश में जो पुलिस ऑफिसर आया, तो ये अल्फ्रेड पार्क जो आज इलाहाबाद में है, वो पार्क था, तो उस पार्क में थे, साइकिल थी उस जमाने में, पार्क में थे, दोस्तों से बातचीत, और एक अपना रिवॉल्वर, कट्टा, पिस्टल रखते थे। लेकिन चारों तरफ से घिर गए, फायरिंग हुई, काउंटर फायरिंग, ये भी वो भी, लेकिन चारों तरफ से घिर गया और एक ही गोली बची थी, पेड़ के पीछे खुद शहीद हो गए। तो पक उन्होंने कहा था कि मेरी लाश ही उसको मिलेगी, मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। एक पर एक वीर योद्धा थे। तो ये है हमारे चंद्रशेखर आजाद, उनका भी जन्म 23 जुलाई, और हमारे तिलक के भी, दोनों गर्मपंथी, दो अलग जनरेशन, मायने की बात। तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए 23 जुलाई 2001, मेघावती सुवर्णपुत्री, ये नहीं पढ़ना है आपको, छोड़ दीजिए। 25वें नंबर पे है काकरापारा एटॉमिक प्लांट रिएक्टर, थर्ड ऊर्जा उत्पादन आरंभ 700 मेगावाट, गुजरात। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग इन, हर एग्जाम में ये आएगा आएगा आएगा। क्या? तो हमारे बहुत सारे 7 कैंपस हैं एटॉमिक पावर स्टेशन, एप्स कहते हैं, एपीएस, एटॉमिक पावर स्टेशन। अगर वो रावत भाटा में है तो रैप्स, आर लग जाएगा। अगर वो काकरापारा में है तो कैप्स, तारापुर में है तो टैप्स, नरोरा में है तो नैप्स, कलपक्कम में है तो कैप्स या एमएपी मद्रास मैप्स, कुंडनकुलम में है तो कैप्स, कैगा में है तो कैप्स। समझ में आई? तो ऐसे गुजरात के काकरापारा में जो 7, ठीक है, 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगे थे, एटॉमिक रिएक्टर इन द बिगिनिंग में, वहीं पर अब 700 मेगावाट का एक तीसरा रिएक्टर लगा और वो क्रिटिकलाइज्ड, यानी इसका उत्पादन शुरू हो गया। तो क्रिटिकलाइज हुआ है 15 दिन के बाद, एक महीना कुल मिला के देख लीजिए, अभी से 15 तो पिछले, एक महीने बाद अब बिजली सप्लाई हो जाएगी कमर्शियली। तो कौन से हमारे एटॉमिक पावर स्टेशन पर तीसरा रिएक्टर शुरू हुआ है? यानी तो काकरापारा रिएक्टर थर्ड, 700 मेगावाट, नाउ क्रिटिकलाइज्ड। इट्स ए गुड क्वेश्चन, नोबडी कैन कट इट, ये हो के रहेगा, सवाल बनाएगा। अब आइए, यमुना अथॉरिटी नोएडा यूपी अलॉटेड लैंड्स फॉर 12 कंपनीज टू इन्वेस्ट 248 करोड़ रुपीज टू क्रिएट 12,000 जॉब्स। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिला अंतर्गत नोएडा के कुछ सेक्टर्स में, हाईली ग्रेटर नोएडा ने डेवलप किया है क्या? इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें ट्वाइस सिटी है, मेट्रो सिटी है, जो जिस मेट्रो रेल बनाएगा, ट्वाइस सिटी जहाँ खिलौना बनाएगा, एरोप्लेन छोटे छोटे विकसित करने के ख्याल से भी उस पर बात चल रही है। ऐसे ढेर सारी चीज़ों पर बात चली है। इन दैट रेस्पेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड यमुना अथॉरिटी नोएडा, बढ़ता हुआ कदम, यूपी वाले याद रखिए। अब आइए पॉलिटी। पॉलिटी में राज्यसभा मालूम है अपर हाउस कहलाता है, और राज्यसभा के मालूम है सदस्यों की जो सदस्यता है वह 6 वर्ष के लिए होती है, टर्म 6 ईयर का है। पर राज्यसभा एज ए हाउस परमानेंट है, लेकिन इस हाउस के जितने भी मेंबर हैं 245 प्रेजेंटली, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर का टाइम, 6 ईयर पूरा होता है, वो रिटायर कर जाते हैं। तो एट एवरी 2 years 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर टू कंप्लीट their 6 years term, and then election held, and the other 1/3
come to join. Who is winner? Who they are come to win. प्रत्येक 2 वर्ष पर, अभी यही प्रत्येक 2 वर्ष वाला 1/3 का इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन हुआ तो ध्यान में रखिएगा, अब 1/3 पूरा का पूरा नहीं होता, कभी कोई पहले मर जाते हैं, कोई रिजाइन दे देते हैं, तो उसकी जगह पे बाई इलेक्शन हो जाता है। तो अभी 61 मेंबर्स के लिए इलेक्शन हुआ, गौर फरमाएंगे 61 के लिए हुआ। एक्चुअली 26 या 27 नहीं 27 मार्च को इलेक्शन होना था बेटा, पर हमने 25 तारीख से ऑल इंडिया को लॉक कर दिया, लॉकडाउन में चला गया, तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ जो चुन लिए गए थे निर्विरोध, उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को हम आगे अप्रैल वगैरह में शपथ दिला दिए थे। बाकी इलेक्शन हुआ और जो फाइनली आए उनमें से जितने अवेलेबल थे उनको अभी हाल फिलहाल में क्या किया, हमने शपथ दिला दिया। बात समझ में आ रही है? शपथ दिला दिया कहां? तो राज्यसभा के तहत जो वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके जो चेंबर हैं, उसी चेंबर में उपराष्ट्रपति यानी ने शपथ दिला दिया। जो नहीं आ सके, जब सत्र प्रारंभ होगा तब उनको दिला दिया जाएगा। समझ में आई बात? सो गौर फरमाइए। पॉलिटी, राज्यसभा अपर हाउस, टोटल सीट्स 245। Recently election held on 61 members seat in 20 state, 20 राज्यों के 61 सीटों पर इलेक्शन हुआ। हाफ सीट्स ऑफ 2 years बताया था, तो 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ 2 years। इनमें से 45 सदस्य ने राज्यसभा में शपथ ले लिया, बाकी सदस्य अब सत्र प्रारंभ होने पर शपथ लेंगे। सत्र ना होने की स्थिति में सभापति के कक्ष में शपथ ग्रहण होता है। अगर सेशन इज नॉट गोइंग ऑन एंड हैव टू बी नीड टू बी ओथ, then in that respect the office of the Rajya Sabha chairman, where the Rajya Sabha chairman will be made to oath them, तो उनको शपथ दिलाएंगे सत्र ना होने के। 12 सदस्य पुनर्निर्वाचित, इन 61 में से 12 सदस्य रिपीट हुए हैं। 49 मेंबर्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, जैसे देख सकते हैं कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये चीज राज्यसभा सीट स्थिति, तो अब जो इलेक्शन हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद क्या स्थिति है? तो 245 है, तो 123 बहुमत होगा, 123 का बहुमत होगा। तो 123 सीट्स 1990 से राज्यसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं है, इवन नॉट सिंपल मेजोरिटी। 123 सीट्स 1990 से पहले कांग्रेस के पास था, उसके बाद किसी को नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा सीट्स किसको मिला इस बार? तो याद रखिएगा, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम सीट्स बीजेपी हैज 85 सीट्स, एंड इफ यू इंक्लूडिंग द 17 सीट्स ऑफ द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दैट्स एसोसिएट ऑफ द बीजेपी नोन एज एनडीए, सो 85 प्लस 70 इज इक्वल टू 102 सीट्स गोज टू एनडीए। तो इस कोalition को सबसे ज्यादा सीट है, बीजेपी को एज ए पार्टी सबसे ज्यादा सीट है। वेल, और यूपीए जो है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब को मिला देंगे जो यूपीए का है, तो ये आ जाता है 101 सीट। लेकिन अकेला जो है बीजेपी को 85 है, और यूपीए को मेरे ख्याल से 50 या 55 सीट है कांग्रेस के पास। 23 जुलाई 1921, फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दैट कंप्लीटेड 100 years। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उसका 100 साल पूरा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं 23 जुलाई 1921 को स्थापित हुआ, और 23 जुलाई 2020 100 साल पूरे हो गए। चलिए, समय समाप्त हो चुका है, आपके पास नहीं जा रहा होगा वीडियो, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल बात करेंगे 24 जुलाई।